हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लव। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड ये चीज़ें क्या होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बता रखा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में सब एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर दिया हुआ था, लेकिन अभी डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, तो जो प्रूव्ड है वो सेक्शन 2J में दे रखा है। सबसे पहले हम लोग प्रूव्ड की बात करेंगे। बाकी अगर प्रूव्ड समझ आ गया तो डिसप्रूव्ड एकदम उसका उल्टा है, और नॉट प्रूव्ड भी में कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो अब देखो, एविडेंस और प्रूफ इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में भी बताया होगा, जो शुरुआती वीडियोस थी उसमें बताया था कि जो एविडेंस है वो क्या होता है। एविडेंस और प्रूफ को सेम मत समझना है। एविडेंस मतलब क्या होता है, एविडेंस का जो एंड रिजल्ट है, जो एविडेंस का आउटकम आता है, जो हम एविडेंस देते हैं, वो क्या होता है, प्रूफ होता है। ठीक है, कोई चीज़ मतलब प्रूफ होता है, कोई चीज़ प्रूव होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। अब देखो, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कब हम किसी चीज़ को मानते हैं कि प्रूव्ड है। तो देखो, दो तरीके से चीज़ें प्रूव होती है। या तो पहला कोई डायरेक्ट एविडेंस हो। अब जो डायरेक्ट एविडेंस होता है, मतलब किसी चीज़ का सामने सामने साफ साफ बात पता चल गई। ठीक है, तो अब तो वो चीज़ हम लोग मान लेंगे कि हाँ प्रूव्ड है। मतलब एकदम मान लो, सपोज हम कह रहे हैं कि ए ने बी का मर्डर किया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि सीसीटीवी कैमराज में जो है इसकी हम देख सकते हैं फुटिंग्स हैं। ठीक है, ए जो है उसके पास गन है, उसने बी को मारा, बी ने बचने की कोशिश करी। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस है, कोई इसमें दूसरी बात है ही नहीं। ठीक है, और उसका दूसरा क्या है हमारे पास, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। हमेशा हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है। ये मान के चलो बात कि डायरेक्ट एविडेंस मिल ही नहीं पाता। अगर डायरेक्ट एविडेंस मिल जाता तो केस इतना इलॉन्गेट ही नहीं होता। और डायरेक्ट एविडेंस अगर होता भी है तो पार्टीज उसे मतलब छुपाने की कोशिश करती है, सामने नहीं आ पाता है। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के थ्रू हम लोग प्रूफ करते हैं किसी चीज़ को। सर्कमस्टांशियल एविडेंस कैसे, मतलब एक चेन होती है, वो जब चेन कंप्लीट हो जाती है तो कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट मैन देख के ये कह देगा कि हाँ मतलब ये चीज़ प्रूव हो गई है। ठीक है, तो कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट मैन उस चीज़ को देखेगा, सारे सर्कमस्टांसेस को देखेगा, तो कह देगा कि हाँ ए ने बी का मर्डर किया है। एक तो हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस है, जैसे मैंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं है। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि ए जो था बी के साथ आखिरी बार ए को ही देखा गया था, है ना। ए एक दिन पहले गन लेके गया था, ए ने बी को धमकी दी थी 2 दिन पहले, है ना। तो मतलब ये सारे जब सर्कमस्टांसेस को देखेगा, सारे चेन को जब देखेगा, तो कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट मैन ये कह देगा कि ये बात प्रूव्ड है कि ए ने ही बी का मर्डर किया है। तो बेसिकली ये दो तरीके होते हैं जिससे कि हम किसी भी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। अब प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, मतलब कौन कौन से तरीकों से प्रूव हो सकता है। तो आई विटनेस के थ्रू प्रूव हो सकता है, जितने भी आपने भी चीज़ें पढ़ी हैं। आई विटनेस प्रूफ जो एविडेंस होता है, बेसिकली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया हमारा, है ना। ओरल एविडेंस ये हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर प्रिजम्पशन आगे पढ़ेंगे। प्रिजम्पशन तो बहुत अच्छा टॉपिक है और काफ़ी डिटेल में वैसे बताऊंगी। ठीक है, जुडिशियल नोटिस हो गया, है ना। फिर ऐसे करके और भी चीज़ें जो आपने एविडेंस के अंदर पढ़ा था, रियल एविडेंस, है ना। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें टूल्स हैं जिससे कि हम लोग किसी चीज़ के किसी भी फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव या फिर नॉट प्रूव्ड मानते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, फिर मैं आपको कुछ केसेस भी बताऊंगी कि प्रूफ कैसा होना चाहिए। अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि सिविल केस में प्रूफ का अलग रिक्वायरमेंट होता है, क्रिमिनल केस में अलग स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ अलग होता है। तो क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है, तो एक तो होता है बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट। तो ये तो हमारे यहाँ मुश्किल ही है, बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट, है ना। मतलब ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से भी एक कदम ऊपर है। ठीक है, दूसरा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आप क्रिमिनल केसेस में देखते हो मोस्टली क्या होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है प्रूफ मांगा जाता है। ठीक है, सिविल केस में कैसा माना जाता है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है कि कैसे हमें किस तरीके का प्रूफ चाहिए। ठीक है, प्रूफ के भी अपने स्टैंडर्ड है। उसके बाद हमारे पास है अगला मेयर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, ये भी एक तरीके का प्रूफ है। ये सब हम स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है। तो समझ आ गया कि कितने स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है। तो ये बेसिकली हमारा रीजनेबल डाउट का क्रिमिनल केस के लिए होता है, ये प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारा सिविल केसेस के लिए होता है। फिर कुछ केस लॉ देख लेते हैं। जैसे इस पहले वाले केस में कहा गया कि अगर हम कोई चीज़ कहते हैं कि प्रूव्ड है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एकदम परफेक्ट प्रूफ चाहिए कि मैं इस चीज़ को कहूँ कि ये चीज़ प्रूव्ड हो गया। क्यों, क्योंकि परफेक्ट प्रूफ मिल पाना मतलब इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, तो जैसे इसमें एक लाइन बोली गई थी, परफेक्ट प्रूफ इज सेल्डम टू हैव इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड एंड एब्सोल्यूट सर्टेनिटी इज अ मिथ। ये झूठ बात है। अगर कोई कहे ना
पहले ही चौकन्ना हो जाना चाहिए अगर कहे कि जो प्रूफ एकदम परफेक्ट मिल चुका है। वो परफेक्ट मिल रहा है मतलब कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि परफेक्ट चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, परफेक्ट प्रूफ मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो बस कोर्ट ये देखती है कि कोई भी अगर डायरेक्ट एविडेंस है तब तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो कोर्ट ये देखती है कि कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट मैन का टेस्ट क्या है। इधर टेस्ट है रीजनेबल प्रूडेंट मैन का, कि कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट मैन देख के उस केस को, या जो भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, कि हाँ ये तो हुआ ही होगा, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगला केस है इंदर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में कहा गया था कि ऑल्दो हमें जो क्रिमिनल केस होता है उसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो कैसा है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है। तो अब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट ही होना चाहिए, ये जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम ही परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो मुश्किल है परफेक्ट मिल पाना। और अगर कोर्ट यही डिमांड करेगी कि उसे परफेक्ट प्रूफ चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा, मतलब जो है जो पुलिस है वो झूठ चीज़ें बोलेगी। ठीक है, मतलब क्योंकि कोई चीज़ परफेक्टली प्रूव हो ही नहीं सकती, मतलब अगर कोई इम्पॉसिबल चीज़ कोई मांगेगा तो ऑब्वियसली गलत मीन्स ही अडॉप्ट करने पड़ेंगे ना, तो ऐसा सिस्टम और ज़्यादा करप्ट होगा। तो परफेक्ट चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस एक ये है कि देख के चीज़ें बस पता लग जाना चाहिए कि हाँ मतलब रीजनेबल प्रूडेंट मैन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो ठीक है, टेस्ट इज रीजनेबल प्रूडेंट मैन, दैट्स इट। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि सस्पिशियन है ना, और फिर कंजेक्चर, सरमाइज, इन सबको भी हम लोग क्या कहें कि प्रूव मान लें। नो, ये प्रूफ नहीं है। ठीक है, सस्पिशन वगैरह ये नहीं है। देखो, जब भी कोई भी चीज़ अगर कोर्ट प्रूफ कर रही होती है ना, तो उनकी जर्नी कैसे रहती है, जब ट्रायल शुरू होता है तो हमें लगता है कि ये चीज़ शायद ही होगी, मे बी ट्रू, है ना। अब कोर्ट को इन मतलब एविडेंस के थ्रू क्या करना होता है, मस्ट बी ट्रू, यहाँ पे पहुँचना होता है। मतलब इतनी लंबी जर्नी तय करनी पड़ती है। ठीक है, और इस जर्नी के बीच में क्या होता है, देखो दो पॉसिबिलिटीज़ अराइज होती हैं। ठीक है, दो सिचुएशन अराइज होता है। पहला सिचुएशन ये होगा कि या तो अक्यूज ने किया है, ठीक है, अक्यूज ने उसे किया है, या फिर अक्यूज ने नहीं किया है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, अक्यूज ने किया है या फिर अक्यूज ने नहीं किया है, नॉट डन। ठीक है, तब ऐसे में अगर डाउट है कि उसने किया है या नहीं किया है, तो उधर क्या होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। जब हमें श्योरिटी नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट अराइज होता है। और बेनिफिट ऑफ डाउट किसे मिलता है, हमेशा अक्यूज्ड को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा प्रिज्यूम करके चलते हैं जो अक्यूज्ड है वो क्या है, इनोसेंट है। तो इसी वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट किसे मिल जाएगा, अक्यूज्ड को मिल जाएगा। तो देखो इसी तरीके से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट के ऊपर क्वेश्चन भी आया, मैंने देखा है। ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको पता चल गया कि मतलब इन चीज़ों को देख कर, है ना, इसके रिगार्डिंग में केस लॉ भी है तो आप इसे लिख सकते हो। तो मतलब इन चीज़ों को देख के ऐसे कहा जा सकता है, कोई भी रीजनेबल पर्सन है, एक डाउट है ना, वो मतलब उसे लग रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये सब में डाउट रहता है तो अक्यूज को छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग क्या मान के चलते हैं, अक्यूज जो है वो इनोसेंट है। तो हमारे जो लॉज है, देखो क्रिमिनल लॉज है, वो कितना ज़्यादा मतलब फेवर करते हैं अक्यूज को, राइट। तो इससे ये बात पता चलती है। तो ये केस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग और इससे कुछ जुड़ी हुई चीज़ें देखते हैं जो कि इस टॉपिक के रिगार्ड में हम लोग पढ़ सकते हैं। फिर ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जो प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, अगर उसको पता चल गया, कोई विटनेस है, मान लो उसे पता चल गया कि जो विटनेस है ये हॉस्टाइल होने वाला है, ठीक है, मतलब जो भी है, तो क्या उसे जो प्रोसिक्यूशन है उसे ड्रॉप कर सकती है, या फिर प्रोसिक्यूशन को उसे लेकर चलना ही होगा? तो ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन ड्रॉप कर सकती है। ठीक है, इस दलबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, ऐसा बोला गया कि बिल्कुल ड्रॉप कर सकती है, क्योंकि देखो मैं जो प्रोसिक्यूशन है उसे तो अपनी बात प्रूफ करनी है ना, तो हॉस्टाइल विटनेस को क्यों लेके आएगा, वो डिफेंस का काम क्यों करेगा? डिफेंस अपना काम कर ही रहा है, तो हॉस्टाइल विटनेस को लेके आके वो डिफेंस विटनेस थोड़ी है, वो तो प्रोसिक्यूशन का विटनेस है ना। तो लेट द प्रोसिक्यूशन विटनेस प्ले द रोल ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस, और डिफेंस विटनेस जो डिफेंस है वो अपना काम करे, राइट। फिर अच्छा, जैसे एक और क्वेश्चन है इस रिगार्ड में जो कि मैंने रीड किया, डेट्स मैं इसको साथ में जोड़ते हुए चल रही हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जो इन्वेस्टिगेशन तो डिफेक्टिव हो गया। डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं, जानबूझ के कर दिया, ठीक से चीज़ें नहीं फिल करी, है ना, जो भी रिक्वायरमेंट्स उसे कंप्लाई नहीं किए, तो ऐसे में क्या कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो प्रोसिक्यूशन केस है वो पूरा का पूरा रद्द हो गया, इसका मतलब ये होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके रिगार्ड में हमारे पास केसेस भी हैं, मैं केस लॉ लिख देती हूँ। ठीक है, लाइक एक केस का नाम लिखती हूँ, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्यारा। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया कि जो कोर्ट है ना, उसके पास पावर है, पहला जो हमारा सीआरपीसी था, ये पावर थी सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी में पावर थी, लेकिन प्रेजेंटली जो हमारा बीएनएसएस है उसके अंदर सेक्शन 358 में कोर्ट के पास ये पावर है कि वो
बुला सकता है, ठीक है, मतलब ये जो भी चीज़ें हैं उसे सही कर सकता है, उसके पास सफिशिएंट पावर है। तो ऑल टुगेदर जो है पूरा का पूरा जो केस है वो नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो पूरी मतलब जो कोर्ट है उसके पास पावर है, उन चीज़ों को सही किया जा सकता है और लोगों को भी बुलाया जा सकता है, उसे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव है। तो फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग प्रूफ कलेक्ट करते हैं, है ना, मतलब एविडेंस देते टाइम, तो डिफरेंस है क्या? सिविल और क्रिमिनल लॉ में किसी तरीके का डिफरेंस आता है? नहीं, सिविल और क्रिमिनल लॉ में एविडेंस कलेक्ट करते टाइम किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं आता है। जो डिफरेंस है वो एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ में है, ठीक है, कि किस तरीके का प्रूफ हमें, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी सिविल केस में और क्या रिक्वायरमेंट है हमारी क्रिमिनल केस में। एक में बियॉन्ड रिजनेबल डाउट, एक में प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, बाकी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या डायरेक्ट एविडेंस से ज़्यादा सुप्रीमेसी सर्कमस्टांशियल एविडेंस की है जब प्रूफ की बात करते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों सेम फुटिंग पे। अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस में जो चेन है वो सारी जुड़ जाए, कंप्लीट हो जाए, और कोई भी रीजनेबल, इधर रीजनेबल प्रूडेंट मैन का टेस्ट है, कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट मैन मानता है कि ये बात जो है वो सच है ना, कि ये चीज़ तो एग्जिस्ट करती ही होगी, ठीक है। फिर एक और चीज़ है, ये है कॉर्पस डेलिक्टी से रिलेटेड। जैसे क्या होता है, अगर एकदम नॉर्मली आपको समझाओ तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, डेट्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ऐसा आप सोचोगे कहीं बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है, नहीं, अगर आप क्वेश्चंस पढ़ के आओगे इसके रिगार्डिंग तब आपको लगेगा कि यस ये जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली कॉर्पस डेलिक्टी का कंसेप्ट ये है, जैसे कि सपोज मर्डर हुआ है, ठीक है, और मान लो बॉडी ही नहीं मिली, तब भी क्या जो एक्यूज्ड है बॉडी ही नहीं मिल रही, तो क्या उसे कन्विक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल कन्विक्ट किया जा सकता है ना। लेकिन कोर्ट को बहुत ज़्यादा केयर, ग्रेटेस्ट केयर और कॉशन दिखाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी नहीं है ना, तो बॉडी नहीं रहती तो चीज़ प्रूफ कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी सब चीज़ों को देख के लगता है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, है ना, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चीज़ें प्रूव हो जाती है कि ऐसा ही हुआ होगा, तो उसे कन्विक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है, सर्कमस्टांसेस को भी देख के। लेकिन अगर बाकी चीज़ें ठीक से प्रूव हो, ठीक है, बॉडी नहीं भी मिली लेकिन अगर बाकी चीज़ें ठीक से प्रूव है तो मान लेते हैं। इसके रिगार्डिंग में आप लोग कुछ केसेस लिख सकते हो। देखो इतना डिटेल में तो मैं भी इसे इस वीडियो में नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको फिर भी हिंट देते हुए चलती हूँ, ठीक है। रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। फिर एक और केस है हमारे पास रामानंद, आई थिंक ये मैंने पहले बताया है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, रामानंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये बेसिकली केसेस है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, चलो ठीक है। तो फाइनली हम कब कहेंगे कि जो चीज़ है वो प्रूव्ड है, ठीक है। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, कब कहेंगे कि प्रूव्ड है? पहली चीज़ ये कि डायरेक्ट एविडेंस हो, डायरेक्ट एविडेंस हो तब तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तब तो सब है ना, तब तो सेल्फ मेड है। दूसरा, अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस के साथ उसका टेस्ट लगता है। क्या टेस्ट है उसका? रीजनेबल प्रूडेंट मैन। क्या उसे देख के रीजनेबल प्रूडेंट मैन कह सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही एग्जिस्ट कर रही होगी? तो क्या टेस्ट है? रीजनेबल प्रूडेंट मैन, दैट्स इट। तो अगर ये दो चीज़ें हो गई तो हम मानते हैं कि दिस थिंग इज प्रूव्ड, ये है प्रूव्ड। अगला है हमारे पास डिस्प्रूव्ड। डिस्प्रूव्ड एकदम उल्टा है प्रूव्ड का, ठीक है। इसमें मतलब चीज़ों को साफ देख के पता चलता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे प्रूव्ड में था कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये इसमें देख मतलब जो भी प्रूव है हमारे पास एविडेंसेस हैं, मतलब उसे देख के साफ पता चलता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। देखो हम लोग की आदत ऐसी है कि हम लोग एविडेंस को मतलब प्रूफ के उस पर फॉर्म में यूज़ करते हैं। लाइक आई माई सेल्फ हैव यूज्ड इट सो मेनी टाइम्स, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एविडेंस एंड प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट मैन होगा सारी चीज़ों को देख के कह सकते हैं कि ये चीज़ तो एग्जिस्ट करती ही नहीं, एकदम उल्टा है प्रूव्ड का। क्लियर? तो एक तरीके से प्रूफ जो है किसी मतलब सेम ही चीज़ है हम लोग कहें तो, लेकिन एक किसकी बात करता है? एग्जिस्टेंस की, और एक किसकी बात करता है? नॉन एग्जिस्टेंस की, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अगला आता है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड क्या है अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। नॉट प्रूव्ड मतलब ये होता है कि ना ही तो ये प्रूव्ड है, ना ही तो ये है, ना ही तो ये है। तो ये क्या है? मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो नहीं हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, 50-50। 50-50 मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट। अब ये किसे मिल जाएगा? एक्यूज्ड को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो चीज़ जो नहीं, तो अगर एकदम शॉर्ट में मैं समराइज करूँ तो सबसे पहले ये प्रूव्ड मतलब क्या कि या तो हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस हो या फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस की चेन कंप्लीट होनी चाहिए और उसे कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन देखे तो कहे कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती ही है।
दूसरा है डिसप्रूफ, एकदम सेम प्रूफ जैसा है, लेकिन क्या है, उसे देख के क्या कहा जाए कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। एक एग्जिस्टेंस की बात करता है, एक नॉन एग्जिस्टेंस की बात करता है। अगला है नॉट प्रूव्ड, मतलब 50-50 है ना, ना ही तो प्रूव है ना ही तो डिसप्रूव्ड है ना, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो बेनिफिट ऑफ डाउट अराइज हो जाता है। बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा किसके फेवर में जाता है, अक्यूज के फेवर में जाता है, ठीक है। So I hope this is clear, but still if there is any doubt, any feedback, do mention in the comment box. Thank you for watching this video. Hare Krishna. वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।